आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें सबसे पहले देखते हैं टॉपिक 6.1 दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे दरअसल इस चैप्टर का पर्पस ये है कि आपको समझाया जाए कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। यानी कि वर्क करके आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो और एनर्जी से आप वर्क करवा सकते हो। और साथ ही यहाँ पे समझेंगे हम कि पावर क्या है। देखिए थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। आप जानते हो कि वर्क का सिंबल है W, ऑलराइट, और इसका जो यूनिट है वो है जूल। एनर्जी, अब एनर्जी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है तो इसका सिंबल रहेगा K, पोटेंशियल एनर्जी है तो U, अगर टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं, तो E वगैरह। अलग अलग तरह की एनर्जी के लिए अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे और इन सभी का यूनिट भी आपको पता है कि जूल होगा, राइट। एक और बात, जैसे कि मैंने आपको आगे ही बताया कि आप वर्क में से एनर्जी ले सकते हो, मीन्स वर्क करके आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो और एनर्जी से आप वर्क करवा सकते हो। जैसे कि आप कोई भी खिलौना ले लो, चाबी वाला खिलौना, ठीक है, तो उसमें जब आप चाबी भरते हो तो आप वर्क कर रहे हो। ये जो आप चाबी भर रहे हो उसकी वजह से उसमें एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग टाइट होती है, यानी कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वर्क किया और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बढ़ा दी, तो ये हुआ कन्वर्जन वर्क में से एनर्जी का। अब चाबी भर देने के बाद जब आप उस खिलौने को छोड़ोगे तो वो खिलौना आगे बढ़ेगा, यानी कि अब क्या हो रहा है, अब उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उससे खिलौना आगे बढ़ रहा है, यानी कि खिलौना वर्क कर रहा है। तो ये एनर्जी का कन्वर्जन हुआ वर्क में, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्क में से एनर्जी और एनर्जी में से वर्क वापस ले सकते हो। यहां पे एक बात, अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया या रेजिस्टेंस हो गया वगैरह, तो अगर ऐसा कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट ना हो तो जितना आप वर्क करते हो उतना ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और जितनी एनर्जी आप यूज करते हो उतना ही आप वर्क ले सकते हो। यानी कि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर प्रेजेंट नहीं है और आपने 10 जूल का वर्क किया है तो उसका कन्वर्जन 10 जूल एनर्जी में हो जाएगा और इसी तरह से 10 जूल एनर्जी से आप एग्जैक्टली 10 जूल का वर्क करवा सकते हो। बट इन प्रैक्टिस आप जानते ही हो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स या फिर रजिस्टिव फोर्स ये सब कुछ होते हैं, तो 100% कन्वर्जन नहीं हो पाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं पावर में। तो पावर जो है वो आपको पता है कि सिंबल है इसका P, कैपिटल P, और इसका यूनिट है दरअसल जूल पर सेकंड, लेकिन जेम्स वॉट की याद में इसे वॉट कहा जाता है। याद रहे इसका प्रोनाउंसिएशन जो है WATT है, राइट। एक दूसरा है वोल्ट, ये वोल्ट नहीं है, ये है वॉट, ओके। अब देखिए पावर जो है वो रेट ऑफ वर्क है या फिर कहें कि रेट ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी पर टाइम या फिर वर्क पर टाइम, इसको कहते हैं पावर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड। देखिए इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपको अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है, ठीक है। अगर आप मोटरसाइकिल से अहमदाबाद टू बड़ौदा जाते हो तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप किसी फास्ट कार में अहमदाबाद टू बड़ौदा जाते हो तो इसमें कम टाइम लगेगा। अब देखिए आप अहमदाबाद टू बड़ौदा ही जा रहे हो, इसलिए दोनों ही केस में वर्क जो है वो तो सेम ही रहा है, राइट। आपको जो एनर्जी इसमें खर्च करनी पड़ेगी वो भी सेम ही रहेगी, ऑलराइट। लेकिन मोटरसाइकिल में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा जबकि फास्ट कार में आपको कम टाइम लगेगा। तो आपने एक ही काम ज़्यादा टाइम और कम टाइम में किया है। जिसमें आपने कम टाइम में किया है उसमें पावर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा और जिसमें आपने ज़्यादा टाइम लिया है उसमें पावर कम रहेगा। यानी कि मोटरसाइकिल के पावर से कार का पावर ज़्यादा है क्योंकि कार में आपको वही काम करने के लिए कम टाइम लगा है। अंडरस्टूड। वैसे पावर के बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे,
यहाँ पे हम थोड़ी सी बेसिक बात इसके लिए कर रहे हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक 6.2, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट को दरअसल स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। ये स्केलर प्रोडक्ट क्या है? जब आप कोई दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हो और रिजल्टेंट आपको मिलता है स्केलर, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। आई रिपीट, जब आप दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हो और उसका रिजल्टेंट जो है वो आपको स्केलर मिलता है, तब इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इसमें सिंबल जो यूज किया जाता है वो डॉट का किया जाता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले तो बेस्ट एग्जाम्पल है वर्क का। आप जानते हो कि वर्क ऐसे लिख सकते हैं, वर्क W इजकल टू F डॉट D। समझिए यहां पे F यानी कि फोर्स और D यानी कि डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हो कि ये दोनों ही वेक्टर हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर आता है वर्क, वो दरअसल स्केलर है। तो ऐसे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया और आपको स्केलर मिल रहा है, इसलिए इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को अलग से डिफाइन करने के लिए इसमें डॉट सिंबल यूज किया जाता है और इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये F और D का डॉट प्रोडक्ट है, या फिर कहें कि F और D का स्केलर प्रोडक्ट है, जिसका आंसर आ रहा है ऑब्वियसली वर्क। अब हम इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो मानिए कि आप वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो इसे लिखना है आपको ऐसे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B करके, बीच में क्लियर कट डॉट लिखना है आपको। और मानिए कि इसका जो रिजल्टेंट है वो है C। ऑलराइट, यहाँ पे वेक्टर C नहीं, सिर्फ C लिखना है क्योंकि इसका रिजल्टेंट स्केलर होगा। तो इसका जो इक्वेशन है वो इस तरह से हो जाता है AB कॉस थीटा। यहाँ पे ये A यानी कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B यानी कि वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और थीटा ये वेक्टर A और B के बीच का एंगल है। देखिए टेक्स्ट बुक में आपको इस तरह से वेक्टर A और वेक्टर B लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो कि टेक्स्ट बुक में वेक्टर को बोल्ड लेटर्स से दिखाया जाता है, लेकिन हमें तो इसमें वेक्टर A और वेक्टर B ऐसे साइन के साथ लिखना पड़ेगा, ताकि हम इसे डिस्टिंग्विश कर पाएं कि ये जो लिखा है वो सिर्फ A है, यानी कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, और ये जो है सिर्फ B है, यानी कि वेक्टर B का ये मैग्नीट्यूड है। ऑलराइट, तो इस तरह से A डॉट B यानी कि AB cos थीटा होता है, और इसका रिजल्टेंट कोई भी स्केलर होगा तो ये स्केलर के तौर पे हमने C लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, क्योंकि देखिए अगर मैं A डॉट B, वेक्टर A डॉट B लिखता हूं तो इसका इक्वेशन हो जाता है AB cos थीटा, और फिर आप इसको लिख सकते हो BA cos थीटा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप BA cos थीटा लिख रहे हो तो इसे आप B डॉट A भी कह सकते हो, ये वेक्टर B डॉट वेक्टर A, यानी कि वेक्टर A डॉट B इजिकल टू वेक्टर B डॉट A मिल रहा है आपको, यानी कि इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे होता है, यानी कि अगर वेक्टर A डॉट इनटू ब्रैकेट वेक्टर B प्लस C ऐसे दिया है, तो आप इसे लिख सकते हो वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C। ये प्रूव हो जाता है, यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है। अच्छा, अगर हम वेक्टर A को किसी रियल नंबर लेमड़ा से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B के साथ ले, तो आप इसे लिख पाओगे लेमड़ा A B cos थीटा। ठीक है, और फर्दर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A लेमड़ा B एंड cos थीटा, यानी कि मैं कह सकता हूं इसे वेक्टर A डॉट लेमड़ा B वेक्टर। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लेमड़ा जो आपने रियल नंबर लिया है
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्बडा इसमें मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, यानी कि इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो ऐसे में दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा, वो तो जीरो हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि ए डॉट बी यानी क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा ए बी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा आपको जीरो मिल रहा है तो कॉस जीरो। अब कॉस जीरो यानी कि 1, तो ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ ए बी बचेगा। ये जो मिल रही है वो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको। तो याद रहे कि जब डॉट प्रोडक्ट में दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि दोनों के बीच का एंगल जो है जीरो होता है, तब डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलती है। अब इसमें से एक और चीज समझ सकते हैं कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस जीरो, क्योंकि आपने दोनों ही वेक्टर वेक्टर ए लिए तो दोनों के बीच का एंगल हो गया जीरो, यानी कि ये मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए इजकल टू ए स्क्वायर। अब देखते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर देन वेक्टर बी, तो ऐसे में एंगल दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 90, बट कॉस 90 यानी जीरो, तो पूरी टर्म हो जाएगी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसे में दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। उसकी मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, आंसर जीरो ही मिलेगा। देखिए ये वर्क का जो इक्वेशन है ना, W इजकल टू एफ डॉट डी, इसके लिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, यानी कि वर्क जीरो होगा। जैसे कि जब आप चलते हो, रोड पे आप चल रहे हो, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन तब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि वो परपेंडिकुलर है। समझ रहे आप बात को, आपका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर यानी कि परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया जीरो, यानी कि वर्क हो गया जीरो। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे ऊपर होने वाला वर्क जीरो होगा। अरे बात समझ में, जब हम चलते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे ऊपर होने वाला वर्क होगा जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो ये प्रॉपर्टीज 5 और 6 देखिए, उस पे से ही ये एक प्रॉपर्टी निकल के आते हैं कि अगर हम कैरेट आई डॉट कैरेट आई ले लें, देखिए ये दोनों भी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैरेट आई का 1, वापिस कैरेट आई है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा जीरो, इसलिए कॉस जीरो। तो ये पूरा आंसर निकल के आता है सिर्फ 1, राइट। तो इसका मतलब कि कैरेट आई डॉट कैरेट आई 1 हो जाएगा, इसी तरह से कैरेट जे डॉट कैरेट जे भी 1 हो जाएगा, और इसी तरह से कैरेट के डॉट कैरेट के भी 1 हो जाएगा। इन तीनों के आंसर होंगे 1। और ऐसे ही अगर हम कैरेट आई डॉट कैरेट जे ले ले, तो देखिए कैरेट आई का मैग्नीट्यूड 1, कैरेट जे का मैग्नीट्यूड 1, और कॉस 90 आएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है। कैरेट आई एक्स डायरेक्शन में और कैरेट जे वाई डायरेक्शन में, तो दोनों परपेंडिकुलर है, एंगल आएगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 तो हो जाता है जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि कैरेट आई डॉट कैरेट जे ये तो जीरो होगा ही, कैरेट जे डॉट कैरेट के ये भी दोनों परपेंडिकुलर है तो जीरो हो जाएगा, और कैरेट के डॉट कैरेट आई ये भी दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका भी आंसर होगा जीरो। इनफैक्ट क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी ओबे होता है, तो हम कह सकते हैं कि आई डॉट के डॉट जे एंड जे डॉट आई दे ऑल्सो विल बी जीरो। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो और दोनों ही 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हो,
जैसे कि वेक्टर ए इजकल टू ए एक्स कैरेट आई प्लस ए वाई कैरेट जे प्लस ए जेड कैरेट के, ऐसे दिया हुआ है। और वेक्टर बी जो है दैट इज इक्वल टू बी एक्स कैरेट आई प्लस बी वाई कैरेट जे प्लस बी जेड कैरेट के, ऐसे दिया हुआ है। तो ए डॉट बी क्या होगा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ए डॉट बी यानी कि पहले तो ये वेक्टर ए का इक्वेशन लिख देता हूं मैं, ए एक्स कैरेट आई प्लस ए वाई कैरेट जे प्लस ए जेड कैरेट के, और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको वेक्टर बी के साथ, यानी कि बी एक्स कैरेट आई प्लस बी वाई कैरेट जे प्लस बी जेड कैरेट के। अब देखिए यहाँ दोनों ही ब्रैकेट में आपके पास तीन तीन टर्म्स हैं और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि आपको एक तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसमें आप समझिए कि पहले जब हम ए एक्स कैरेट आई डॉट बी एक्स कैरेट आई लेंगे तो ए एक्स बी एक्स तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट, तो ये तो ए एक्स बी एक्स हो जाएगा। लेकिन कैरेट आई डॉट कैरेट आई इजकल टू 1 हो जाएगा। तो पहली टर्म आपको मिलेगी ए एक्स बी एक्स, ये तो सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ए एक्स कैरेट आई और बी वाई कैरेट जे का डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे कैरेट आई डॉट कैरेट जे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टर्म 0 हो जाएगी। फिर इसी तरह से ए एक्स कैरेट आई डॉट बी जेड कैरेट के आप लोगे, तो यहाँ पे कैरेट आई का डॉट प्रोडक्ट आएगा कैरेट के साथ, वो भी हो जाएगा 0। अब आगे बढ़े तो ए वाई कैरेट जे डॉट बी एक्स कैरेट आई, ये हो जाएगा 0। फिर ए वाई कैरेट जे डॉट बी वाई कैरेट जे, तो यहाँ पे कैरेट जे डॉट कैरेट जे यानी 1 हो जाएगा। तो ये ए वाई बी वाई सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में बचेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए वाई बी वाई। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से ए वाई कैरेट जे डॉट बी जेड कैरेट के 0, क्योंकि जे डॉट के है। फिर ए जेड कैरेट के डॉट बी एक्स कैरेट आई 0, ए जेड कैरेट के डॉट बी वाई कैरेट जे 0, ए जेड कैरेट के डॉट बी जेड कैरेट के, यहाँ पे कैरेट के डॉट कैरेट के आ रहा है तो वो 1 हो जाएगा, और जो बचेगा वो है ए जेड बी जेड, राइट। तो इस तरह से अगर आपके पास 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट आपको मिलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब इसी में से आगे हम एक और चीज कह सकते हैं, देखिए अगर ये 3 डायमेंशनल वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर ए के साथ हम ले लें तो इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। और दूसरी तरफ आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट ए को, आप जानते हो कि वेक्टर ए डॉट ए का इक्वेशन ऐसे हो जाएगा ए कॉस 0 यानी कि ए स्क्वायर, सही है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करके लिख दें तो हमें मिल रहा है कि भाई ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आप जानते हो कि ये एक प्रूवन इक्वेशन है, हमने कंपोनेंट्स में ये इक्वेशन पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हो ए एक्स ए वाई और ए जेड, तो ऐसे में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप इस तरह से लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और वो है इक्वेशन एंगल फाइंड करने का। वो कैसे मिलता है आपको समझाता हूं। देखिए ए डॉट बी यानी कि आप जानते हो कि हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसमें से अगर मैं कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना लूं तो कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, राइट। और ये जो न्यूमरेटर में ए डॉट बी है इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से ए एक्स
बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो ए और बी है वो दरअसल वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है उसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करके आपको कॉस थीटा मिलेगा, और फिर उसमें से आप थीटा यानी कि दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। याद रखना कि ये जो इक्वेशन है वो एंगल्स फाइंड करने के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अब हम इस डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के लिए एक सिंपल सा इंटरप्रिटेशन समझते हैं। देखते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अब इसके लिए जरा पहले ये फिगर देखिए। देखिए यहाँ पे ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब मैं इसमें वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लेता हूं वेक्टर बी के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन ले रहा हूं ऐसे। तो आप समझिए कि ये जो मिल रहा है इतना, ये है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन। आई रिपीट, ये जो इतना मिल रहा है वो है वेक्टर ए का बी के ऊपर का प्रोजेक्शन। अब क्योंकि ये वेक्टर ए है और ये है एंगल थीटा, तो यहां पे ये जो प्रोजेक्शन है या फिर कहें कि कंपोनेंट जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा जितना। सही है, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं ए डॉट बी के इक्वेशन की। आप जानते हो कि ए डॉट बी यानी आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए कॉस थीटा इंटू बी। अब समझिए, ये ए कॉस थीटा यानी कि वेक्टर ए का बी के ऊपर का प्रोजेक्शन, और बी यानी कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आप ऐसे लिख सकते हो, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। राइट, फिर से कह रहा हूं मैं, वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसी चीज को जरा इस एंगल से भी समझिए आप। देखिए यही वेक्टर ए और बी मैंने वापस यहां पे ले लिए, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब मैं वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर लेने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं अब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन नहीं ले रहा, मैं वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ले रहा हूं वेक्टर ए के ऊपर ऐसे। तो ये जो लेंथ मिल रही है मुझे यहां से लेके यहां तक, ये है वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के ऊपर। और आप समझ सकते हो कि यहां भी ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। ये वेक्टर बी का ए के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो आपको इतना मिलेगा बी कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा है और ये है बी, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब वापस हम इक्वेशन पे आ जाते हैं। आप जानते हो कि वेक्टर ए डॉट बी यानी कि आप ऐसे लिख पा रहे हो ए बी कॉस थीटा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ए और बी कॉस थीटा। और अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ए डॉट बी क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन का मल्टीप्लिकेशन। फिर से कह रहा हूं, यह है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो बी कॉस थीटा है वो वेक्टर बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए के ऊपर बी का प्रोजेक्शन का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए डॉट बी। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें एक बात मिल रही है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट यानी क्या, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय
दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है? देखिए यहां फिर से देखिए, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, राइट? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट। शॉर्ट में कहूं तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी कि किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के ऊपर जो कंपोनेंट आ रहा है, जो उसका प्रोजेक्शन आ रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो। इससे मिल जाएगा आपको डॉट प्रोडक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल 6.1। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर F इजकल टू 3 कैरेट I प्लस 4 कैरेट J माइनस 5 कैरेट के यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इजकल टू 5 कैरेट I प्लस 4 कैरेट J प्लस 3 कैरेट के यूनिट एंड ऑल्सो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर F ऑन वेक्टर D। चले पहले तो आपको इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले जो cos थीटा का इक्वेशन देखा उसका हम यूज करेंगे। देखिए यहां पे अगर मैं F डॉट डी लूं तो आप जानते हो कि F डॉट डी यानी कि हो जाएगा F डी cos थीटा, राइट? इसमें से आप cos थीटा को सब्जेक्ट बना लीजिए तो cos थीटा इजकल टू हो जाएगा ये वेक्टर F डॉट वेक्टर D अपॉन एफ डी, सही है? और यहां पे ये जो F डॉट डी लिखा है न्यूमरेटर में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, राइट? और डिनोमिनेटर में F और D लिखा है तो F और D यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ F एंड मैग्नीट्यूड ऑफ D। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, सही है? और D का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ठीक है? अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहां इक्वेशन में देखिए, इस f के इक्वेशन में fx यानी कि 3, fy यानी कि 4, fz यानी कि -5 और वेक्टर d के इक्वेशन में dx यानी कि 5, dy यानी कि 4 एंड dz इजकल टू 3 है, राइट? तो इसे हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। देखिए सबसे पहले fx dx यानी कि हो जाएगा 15, फिर fy dy यानी कि हो जाएगा 16, फिर fz dz यानी कि हो जाएगा -15 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर एफ जेड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है कि ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, राइट? इसी तरह से अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9, राइट? तो आपको cos थीटा ऐसे मिल रहा है। cos थीटा इजकल टू कितना हो जा रहा है? 15 कैंसिल हो गए तो ये हो गया 16 डिवाइड बाय अंडर रूट 50 एंड अगेन अंडर रूट 50 यानी कि 16 बाई 50। तो ये ऑब्वियसली बात है कि हो जाएगा 0.32। तो यहां से आप थीटा इजकल टू लिख सकते हो cos इनवर्स 0.32। आपको टेक्स्ट बुक में यहां तक ही आंसर दिया हुआ है, मैं इसे ब्रैकेट कर लेता हूं। तो ये हो गया थीटा इजकल टू cos इनवर्स 0.32। अब अगर फर्दर इसको सॉल्व करना है आपको तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहां से cos थीटा से मैं इसको शुरू करता हूं। देखिए cos थीटा इजकल टू 0.32 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू 0.32 है ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा। अब यहां से आप लिख सकते हो कि 90 माइनस थीटा इज साइन इनवर्स 0.32 और फिर यहां से आप थीटा फाइंड कर लो तो थीटा इजकल टू क्या मिल जाएगा आपको? 90 माइनस साइन इनवर्स 0.32। देखिए मैंने साइन में इसको क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको लॉग टेबल में
सिर्फ साइन और टेन मिलेंगे, कॉस नहीं होगा, या कॉस इनवर्स भी नहीं मिल पाएगा आपको इसमें से। तो इसलिए आपको कॉस का जो इक्वेशन है इसे इस तरह से साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप इसका थीटा फाइंड कर सकते हो। देखिए थीटा इजकल टू 90 माइनस साइन इनवर्स 0.32 है। अब ये साइन इनवर्स 0.32 जो है वो आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 18.7 डिग्री। तो फाइनली ये एंगल हो जाता है 71.3 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये दरअसल हमारा फाइनल आंसर हुआ थीटा फाइंड करने के लिए। लेकिन अभी आपको एक और चीज फाइंड करनी है, वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ ऑन वेक्टर डी। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ ऑन वेक्टर डी ये फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ ऑन वेक्टर डी ये फाइंड करना है, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। एफ का प्रोजेक्शन डी के ऊपर कितना होता है, एफ कॉस थीटा जितना, राइट। अगर डी का प्रोजेक्शन एफ के ऊपर मांगा होता तो वो मिल जाता आपको डी कॉस थीटा। चलिए तो यहां पे हमें एफ कॉस थीटा फाइंड करना है। अब एफ यानी कि आपको पता है उसकी वैल्यू √50 हमें आगे मिल गई है, √50। और कॉस थीटा आपको यहां से मिल रहा है, कॉस थीटा इजकल टू 0.32। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे 0.32। अब ये √50 हो जाएगा 7.07 अप्रॉक्स मल्टीप्लाइड बाय 0.32। तो ये हमें मिल जाता है 2.263 यूनिट। यहां पे आपको यूनिट बेसिकली दिया नहीं है, सिर्फ यूनिट ऐसे वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए हम यहां भी यूनिट लिखेंगे। तो ये हो गया एफ कॉस थीटा 2.263 यूनिट। तो ये है हमारा दूसरा आंसर, राइट। तो बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आज जो भी टॉपिक हमने लिए उसके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।